सरफेस केमिस्ट्री है क्या, पहले तो ये समझ लो। बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है सरफेस फिनोमिना से, केमिस्ट्री की ब्रांच जो किससे डील करती है, सरफेस फिनोमिना से या सरफेस प्रोसेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। आया ना? क्या कह रहा हूं मैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील किससे करती है, सरफेस फिनोमिना से, सरफेस पे होने वाली प्रोसेस से, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अब सरफेस फिनोमिना होता क्या है, इसको समझने के लिए दो चीजें हमें समझनी जरूरी है। एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है आपका एड्सॉर्बेंट। दो टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक है एड्सॉर्बेट, एक है एड्सॉर्बेंट। क्या होता है एड्सॉर्बेट और क्या होता है एड्सॉर्बेंट, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। वो सब्सटेंस जो किसी सरफेस पर जाकर बॉन्ड बनाता है, सरफेस पर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या चिपकता है, बॉन्ड फॉर्म करे या चिपके, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जो सरफेस, जिस सरफेस पर जाके एड्सॉर्बेट चिपक रहा हो, यानी कि ये वो मीडियम है, वो मीडियम, वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्बेट जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? जल्दी बोलो। केमिकल जल्दी बताइए। केमिकल कॉम्बिनेशन में तो पढ़ रहा हूँ। एम आई क्लियर? जल्दी बताइए। देखिए करता हूँ, सरफेस समझने के लिए देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज एड्सॉर्बेट, अदर इज एड्सॉर्बेंट। जब मैं एड्सॉर्बेट की बात कर रहा हूं तो एड्सॉर्बेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सरफेस पर चिपकेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसे एड्सॉर्बेट कहेंगे। और वो पर्टिकुलर मीडियम जिसके ऊपर जाके कोई भी सब्सटेंस बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो मीडियम, वो सरफेस क्या कहलाती है, एड्सॉर्बेंट कहलाती है। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। देखिएगा, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे मैंने चौक से या मार्कर से लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो बोर्ड है, जिस सरफेस पर मैं मार्कर की हेल्प से लिख रहा हूं, बताओ ये बोर्ड क्या है और मार्कर की इंक क्या है? सर और बोर्ड है अब्जॉर्बेंट। समझा नहीं, फिर से बोलो। सर बोर्ड है अब्जॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, और मार्कर है एड्सॉर्बेट। बहुत बढ़िया। मार्कर की इंक जो है वो एड्सॉर्बेट है ना, क्योंकि वो चिपक रहा है, ठीक। और जो बोर्ड है उसकी सरफेस पर चिपक रहा है, इसलिए वो क्या बन गया, एड्सॉर्बेंट। और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम क्लियर टू ऑल। जल्दी से हाथ खड़ा करें एक बार अगर समझ आ गया तो। गुड, बाकी लोग भी हैंड रेज करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारे एड्सॉर्प्शन के, एक होता है फिनोमिना एड्सॉर्प्शन और एक होता है हमारा फिनोमिना एब्जॉर्प्शन। दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जो एड्सॉर्प्शन है ना बच्चों, ये हमेशा सरफेस पे होता है, इसीलिए ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारा बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। और बल्क फिनोमिना क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है।
उसको, उस ग्लूकोज सॉल्यूशन को हमने पिया, हमने उसको ड्रिंक कर लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन को, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या हो गया, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, आया ना। और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, अगर किसी ने अपने फेस पर फेस क्रीम लगा दी, फेस क्रीम, तो आप मुझे बताओ फेस क्रीम लगाने से क्या उस इंसान की अंदर की खूबसूरती आएगी? नहीं, जो भी Yes. आएगी वो बाहर की आएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes. एब्जॉर्प्शन बता दो। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है हमेशा, अच्छा जैसे हम जितने भी घरों की बात करते हैं, घरों पे जो व्हाइट वॉश हो रहा होता है, बताओ वो एड्सॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन है? सेकंड वाला एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन है। मेरी बात समझ आ गई? जो घर में सीलन आती है, कहते हैं ना घर में सीलन आ गई, बताओ सीलन के दौरान पानी असल में जाता कहाँ है पहले? सर दीवारों के अंदर। वेरी गुड। और उसके बाद वो जाके पेंट के थ्रू हमें दिखाई देता है। इसीलिए पहले कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है? पहले हो रहा होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एड्सॉर्प्शन। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सर अब यहाँ पे एक बात और समझनी है हमें कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हो? हाँ, एक केस होता है जिसको बोलते हैं जॉर्प्शन। जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियसली। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक बर्तन धोने की प्रोसेस को देखें, तो उसमें हम लोग एक स्पॉन्ज ले लेते हैं, उस स्पॉन्ज के ऊपर सोप लगा लेते हैं, लेकिन आप नोटिस करते हैं थोड़ी देर बाद वो जो सोप होती है, जो फॉर्म होती है, वो उस पूरे के पूरे स्पॉन्ज के अंदर और बाहर दोनों तरफ होती है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बल्क में भी होती है, सरफेस पे भी होती है नहीं? यस सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा आपने एक स्पॉन्ज लिया, उस स्पॉन्ज के ऊपर साबुन लगाया, और साबुन को लगाने के बाद अभी तो सरफेस पे लगाया था, लेकिन जैसे ही बर्तन धोने शुरू किए तो क्या हुआ, जो सोप के फॉर्म जो बनी थी वो बर्तन के अंदर भी है, और मतलब उस सोप के उस स्पॉन्ज के अंदर भी है और उस स्पॉन्ज के बाहर भी है। तो अगर स्पॉन्ज एज अ एड्सॉर्बेट था, तो अब वो सरफेस के अंदर भी है और बाहर भी है, हाँ या ना? यस सर। जल्दी बोलो। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रही है, कौन कौन सी? एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। इसको हम लोग क्या देते हैं, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? एब्जॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? अब इसके अंदर आगे की बात सुनो। अगर मैं आपसे एक वर्ड कहूं कि आपने सुना होगा अमोनिया की फॉर्मेशन, आपने कहा N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके अंदर आप एक कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, निकल और प्लैटिनम ले लेते हैं। आपने कहा एक और प्रोसेस पढ़ी थी हम लोगों ने, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल की, याद है आप लोगों को? जिसमें आप लोगों ने एक एल्कीन को, एल्कीन से आपने एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म कर लिया था? एल्केन फॉर्म कर लिया था। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? इस कैटलिस्ट को बनाने के लिए इसमें निकल प्लैटिनम नहीं, यहाँ पे निकल और प्लैटिनम चाहिए होता है। यहाँ पे निकल और जो प्लैटिनम की सरफेस है, ये क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती है। मैं बताऊंगा इसका रोल क्या होता है। निकल और प्लैटिनम यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्टेंट को अब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करने आता है। क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करने आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मेटल की सरफेस यहाँ पे क्या बिहेव कर रही है बच्चों? एड्सॉर्बेट है या एड्सॉर्बेंट है? एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे मेटल सरफेस क्या काम कर रही है? इट इज एक्टिंग लाइक एड्सॉर्बेंट एंड इट इज एक्टिंग लाइक एड्सॉर्बेट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? हाइड्रोजन एब्जॉर्बेट है। यस, ऑब्वियस सी बात है, मेटल की सरफेस पर चिपक रहा है, तो मेटल की सरफेस क्या बिहेव कर रही है? एड्सॉर्बेंट। और जो चिपक रहा है वो खुद क्या हो गया? एड्सॉर्बेट हो गया। ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है, जब कोई गैस एड्सॉर्बेट की तरह बिहेव करे और मेटल जो है
मेटल जो है आपका वो बिहेव करे एज एड्सॉर्बेंट। तो ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की एड्सॉर्प्शन को हम एक नाम दे रहे हैं। अगर गैस चिपक रही है मेटल सरफेस पर तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्लूजन। ओके, अच्छा अब सुनिएगा इसकी आगे की कहानी। एड्सॉर्प्शन समझ आ गया आपको, एब्जॉर्प्शन समझ आ गया। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो होता है एक साथ होता है, तो उस प्रोसेस को नाम से क्या कहते हैं वो भी समझ आ गया। जब कोई गैस मेटल सरफेस पे चिपकती है तो उसे क्या कहते हैं वो भी समझ आ गया। अब इसके बाद एक प्रोसेस और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन। सोच के बताओ क्या होती होगी? सर रिमूवल होता होगा। रिमूव। डी का मतलब ही क्या होता है? ध्यान रखना, डी का मतलब ही है रिमूव, और डिसॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एड्सॉर्बेट को हमने कहां से रिमूव करना है? एड्सॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव कर देना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? प्लीज रेज योर हैंड अगर मेरी बात समझ आ रही है। सर एक एग्जांपल दे दो डीसॉर्प्शन। इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके लोहे के पीस के ऊपर, आयरन के पीस के ऊपर आप नोटिस करते हैं Fe2O3.XH2O नाम का एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं रस्ट। हाँ या ना? ये कैसी प्रोसेस है? अगर हम ध्यान दें तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है। कैसी एड्सॉर्प्शन है पढ़ेंगे टाइप इसके। ये एक एग्जांपल है केमिकल एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, इस केमिकल एड्सॉर्प्शन को हमने क्या किया? आइदर विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर हमने उसको रब किया, और क्या हुआ? जो ये रस्ट की लेयर थी ये वहां से हट गई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस एक और एग्जांपल देता हूं, यही वाला जो बोर्ड वाला एग्जांपल दिया था मैंने। बोर्ड से वाइट एक मार्कर की हेल्प से ABC लिखा और कपड़ा लिया और उसको साफ कर दिया, बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो गया। आप मुझे बताओ ये डिसऑर्प्शन है या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। कैसे Yes, sir. पहचाना ये डिसऑर्प्शन है? एब्सॉर्बेट अलग होता है एब्सॉर्बेट। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ रही है? यस। तो ये एक कैसी प्रोसेस हो रही है आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रही है इस केस में जब बोर्ड से लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं व्हाइट मार्कर से, तो ये डिसऑर्प्शन जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल क्यों है? क्योंकि मार्कर से लिखा, साफ किया, आसानी से साफ हो गया। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर हम रस्ट की बात करें तो आयरन के पीस पे जो रस्ट लग गई है, अगर मैं उस रस्ट को हटाता हूं तो बताओ क्या मुझे ओरिजिनल आयरन मिल पाएगा? सेम मास आयरन का मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सर एक बार नो सर। आप लोग नहीं समझे नहीं मिलेगा मेरी सर। बात को। मैंने कहा जो मेरे पास आयरन का ओरिजिनल वेट था, मान लो 1 किलो का आयरन पीस था, उसके ऊपर रस्ट लगनी शुरू हो गई। रस्ट लगने के बाद आपने रस्ट को साफ भी कर दिया, आयरन पीस को क्लीन भी कर दिया, रस्ट हट भी गई उसके ऊपर से, क्या मेरे पास अभी भी 1 kg ही आयरन पीस है? नो सर। तो सर बताओ क्यों? क्योंकि रस्ट बन के ट्रस्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं रस्ट हटा रहा हूं तो बताओ कौन सी प्रोसेस हो रही है? डिसऑर्प्शन। डीसॉर्प्शन। और डिसऑर्प्शन यहाँ पे जो हो रही है वो फिजिकल डिसऑर्प्शन नहीं है। वो कैसी डिसऑर्प्शन है? वो केमिकल डिसऑर्प्शन है। और केमिकल डिसऑर्प्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इसीलिए अगर आप उस एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से हटा रहे हो तो क्या हो रहा है? मेटल की सरफेस पर लॉस हो रहा है। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। जबकि बोर्ड के ऊपर जो मार्कर लिखा गया था, मार्कर से लिखा गया था, जब साफ किया तो बोर्ड की सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। अगर किसी इंसान ने अपने फेस के ऊपर टेल्कम पाउडर लगा लिया, बॉडी के ऊपर टेल्कम पाउडर लगा लिया, बताओ ये किस टाइप का एड्सॉर्प्शन है? पहले तो ये बताओ। फिजिकल। फिजिकल। फिजिकल है सर। अगर मैं उस समय पाउडर को हटा दूं फेस के ऊपर से तो क्या होगा?
डिसऑप्शन Is होगा। option. समझ आ रही है बात? यस सर। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ अटक गए, कहाँ अटके, बताओ मुझे कहाँ पे अटके। सर मेरे को ये वाला एग्जाम्पल समझ। बेटा फेस के ऊपर कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर, कोई भी पाउडर, बॉडी के ऊपर कहीं पे टेल्कम पाउडर लगा दिया आपने, क्या वो टेल्कम पाउडर बॉडी के साथ रिएक्ट कर गया? नहीं किया। क्या कोई उसने स्किन को इन्फेक्शन कॉज किया? नहीं किया। मैंने क्या कहा, कपड़ा लिया और साफ कर दिया, बताओ साफ हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। सर फिर Fe2O3 वाले केस में हम लोग डिसऑप्शन नहीं लगा देंगे क्योंकि डिसऑप्शन फिजिकल ही है। है, डिसऑप्शन ही है, ये कहा मैंने। लेकिन डिसऑप्शन के साथ साथ इस केस में प्रोसेस से अगर आप एड्सॉर्बेट को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो वो केमिकली रिएक्ट कर चुका है, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका है। तो अगर उस मेटल की वापस सरफेस लेने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोडक्ट मुझे बाहर हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेटल के वेट में लॉस भी आएगा। तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जब भी डिसऑप्शन होगा हमेशा रिएक्टेंट का लॉस होगा। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, हालांकि मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा। आपके हिसाब से जो एड्सॉर्प्शन होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक होनी चाहिए या एंडोथर्मिक होनी चाहिए, और क्यों? Sir, endothermic. एंडोथर्मिक। जल्दी बोलो। एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक है, कैसे लगा तुम्हें? तो क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है ना। अच्छा, अगर एनर्जी देनी पड़ रही है, आप खुद सोचो, मान लो ए एक गैस के पार्टिकल्स थे और इस मेटल की सरफेस पर बीबी सरफेस है इस मेटल की, ठीक है? तो अगर इस ए को इस बीबी से जुड़ना होगा तो बॉन्ड टूटेंगे या नहीं? बट ये फिर एक्सोथर्मिक नहीं हो जाएगा कि bond ये को- वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, तभी तो जाके नए बॉन्ड्स बनेंगे। क्यों बच्चों? एक्सोथर्मिक नहीं होगा फिर अगर bonds बिल्कुल को- बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाला हूं। आप कैसे कह रही हो एंडोथर्मिक है? अगर एंडोथर्मिक होता तो ये जो पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ये पुराने जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं और जो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इस दौरान क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सबको समझ आया है नहीं? यस सर, आ गया। जल्दी हैंड रेस करिए जितने लोगों को समझ आ गया, तब आगे बढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट समझ आया तभी आगे बढ़ने का फायदा है। निश्चल, ध्रुव, अदिति, अदिति समझ आया नहीं? Yes, sir. बेटा हैंड रेस भी करना है, ठीक है? अगर ये स्टोरी आपको समझ आ गई, अगर इस पूरी प्रोसेस की हम बात करें तो इस पूरी प्रोसेस में बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और इसको साइंटिस्ट ने सिर्फ वर्बली नहीं समझाया बल्कि इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया। उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो, गिब्स इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने, हाँ या ना? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी, जो असल में एनर्जी का वो हिस्सा होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। एंड व्हाट इज टी? टी इज टेम्परेचर। एंड व्हाट इज डेल्टा एस? इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। अब कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव होगी, ठीक है? अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है तो हम जानते हैं एक कंडीशन इसको फॉलो करना जरूरी है, और वो कंडीशन है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। मेरी बात समझ आ रही है? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और मैं कह रहा हूं बॉन्ड टूट रहे हैं तो रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी कैसी है? नेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं,
तो ऑब्वियस सी बात है टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होगी तो हम समझ रहे हैं कि टी डेल्टा एस के आगे क्या लगा हुआ, कौन सा साइन लगा हुआ है, Minus. माइनस का। तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी की वैल्यू के चांसेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एच पहले ही नेगेटिव है और ये Already नेगेटिव और ये वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, आंसर के नेगेटिव आने के चांसेस हैं या नहीं, Yes, sir. बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ओवरऑल वैल्यू अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड टाइप की रीजनिंग की, जो इसको एक्सप्लेन करती है कि व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। उसका रीजन ये है बिकॉज अगर हम बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी की बात करते हैं, मेटल की सरफेस की बॉडी की बात करते हैं, ये सरफेस है और इसके नीचे बॉडी पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जो बॉडी के अंदर हैं उन सभी पार्टिकल्स पे हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इक्वल फोर्स लग रही है तो वो काउंटर बैलेंस हो चुका है, उस पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं लग रही। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर मौजूद है, कहाँ मौजूद है, सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर ओवरऑल अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं। लग रही है नहीं लग रही है, क्यों, ऊपर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, अंदर की तरफ से खींच रहा है लेकिन कोई ऊपर से फोर्स नहीं लगा रहा, क्यों बेटा, आया ना। तो ये जो फोर्स लग रही है बताओ ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो सरफेस पे लग रही है, So unbalanced. अनबैलेंस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस सरफेस पे लग रही हैं, जिसको एक और नाम से हम लोग जानेंगे आज के बाद, रेसिडुअल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, रेसिडुअल फोर्सेस। ये पार्टिकल सरफेस पर मौजूद है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, इसीलिए हल्की सी हीट देने पे जल्दी टूटेंगे, जल्दी टूटते वक्त अपने में से ज्यादा एनर्जी निकालेंगे, इसीलिए प्रोसेस ओवरऑल कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल, जल्दी बोलिए ये बात समझ आई, हाँ या ना। Yes, sir. सर अगर हमें डेफिनेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? मैं बता रहा हूं क्या लिखना है आपने। The process of adsorption is exothermic due to presence of unbalanced residual forces on the surface. Hence, it becomes easier to break the bonds, which makes reaction overall एक्सोथर्मिक। मेरी बात समझ आ गई? कम हीट देने पर ही बॉन्ड ज्यादा टूट रहे हैं और बॉन्ड टूटने पे हीट ज्यादा निकल रही है, यानी एक तरफ एंडोथर्मिक है अगर ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड को टूटने पर जो एनर्जी निकाल रही है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, इसीलिए रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी क्या होती है, हाईली नेगेटिव, दैट इज द रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? Excuse me, sir. हाँ यस बोलिए। सर। Sir, ये रेसिडुअल की डेफिनेशन थी? ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्या एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रेसिडुअल का मतलब होता है अनबैलेंस, बेटा ये रेसिडुअल की डेफिनेशन है। अनबैलेंस का मतलब ये होता है, रेसिड्यू वर्ड समझते हो ना, बचा हुआ। यहाँ पर रेसिडुअल फोर्स किसकी वजह से लग रही है, क्यों है रेसिडुअल फोर्स बची, क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस पार्टिकल पे जो हर जगह से फोर्स लगनी थी वो इक्वल नहीं है, अनबैलेंस फोर्स लग रही है, और ये अनबैलेंस स्टेट ही कहलाता है रेसिडुअल फोर्स। आई थी बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो आपसे वो पूछता है कि जो एड्सॉर्प्शन की आप बात कर रहे हो, एड्सॉर्प्शन के टाइप कितने होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दो तरह की होती है, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्या कहा मैंने, कौन कौन सी दो टाइप है, पहली कौन सी है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरी कौन सी है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं।
और इसको केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। अब फिजियोजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन का मतलब समझ लो, कुछ पॉइंट्स तो आपके दिमाग में तुरंत आ गए होंगे। जब मैंने बोला फिजिकल एड्सॉर्प्शन, आप मुझे बताओ फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। पहली चीज आप लोगों ने क्लियर कर दी, रिवर्सिबल लिख दिया। केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसी होती होगी? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अच्छा, क्वेश्चन का जवाब दो। रिवर्सिबल है तो मतलब जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होते तो क्या वो रिवर्सिबल होती? नो जल्दी बोलो। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते तो क्या वो टूटकर वापस रिएक्टेंट बनने की कोशिश करता? कभी नहीं होता ऐसा। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन बताओ इरिवर्सिबल क्यों होती है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत बढ़िया। जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, बात सही है गलत है? सही है। और यहाँ की बात करूं तो यहाँ वीक फोर्सेस कौन सी होती हैं केमिस्ट्री में? एक आधा नाम देना। ग्रेविटेशनल। सबसे, अरे ग्रेविटेशनल नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स। फिजिकल फोर्सेस हमेशा कौन सी होती हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स लग रही है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। इसीलिए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है। प्रोसेस कैसी हो गई है हमारी? इरिवर्सिबल। जबकि वो कैसी प्रोसेस है हमारी? रिवर्सिबल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए हाँ या ना। किसी को कोई स्लाइड टेस्ट और स्लाइड डाउट है तो पूछिए मुझसे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इसके आगे। यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स, जैसे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो आप मुझे बताओ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या जो रिएक्टेंट है, जो एड्सॉर्बेट है, जो एड्सॉर्बेंट पर चिपकने वाला है, उसका स्पेसिफिक होना जरूरी है या कुछ भी चिपक सकता है? कुछ भी चिपक सकता है। बहुत बढ़िया बात है। आप ये देखिए, उस बोर्ड के ऊपर आप चाहे तो मार्कर से लिखें, आप चाहे तो स्केच पेन से लिखें, आप चाहे तो पेंट से लिखें। मेरी बात समझ आ रही है? कपड़ा मारने के बाद वो तुरंत क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब जो इसकी प्रोसेस है, इसके अंदर जो एड्सॉर्बेट है वो नॉन स्पेसिफिक है। जबकि आयरन की रस्टिंग के लिए क्लास 10th में पढ़ा था आपने, कंडीशन क्या होती है? क्या होना जरूरी है? रस्टिंग तभी होगी। हाँ, मॉइस्चर। मॉइस्चर होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है, और एयर होना जरूरी है। एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। जल्दी बताइए हाँ या ना। तो अगर मैं आयरन के ऊपर मान लो सैंड डाल रहा हूं या आयरन के ऊपर पेंट लगा रहा हूं तो क्या वो रस्टिंग है? सर नो हाँ जी सर। बोलिए। सर थर्ड वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। थर्ड वाले पॉइंट को समझने का मतलब होता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप किसी भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ भी चिपक रहा है तो वो प्रोसेस क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर में डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हुए थे, आप पहले क्राफ्ट का काम कर रहे थे, तो उस टेबल के ऊपर, उस पर्टिकुलर स्टडी टेबल के ऊपर आपसे स्केच पेन लग गया। ठीक है, आपने क्या किया, जब काम पूरा हो गया एक कपड़ा लिया, गीला कपड़ा उससे मार दिया, साफ हो गया। एक बच्चा उस पर काम कर रहा था, पेंसिल से लिख रहा था, उसने पेंसिल से उसके ऊपर लिख दिया, आपने फिर कपड़ा लिया, साफ कर दिया। घर में कोई कुछ सफाई कर रहा था, उसके ऊपर धूल लग गई, आपने कपड़ा लिया, साफ कर दिया। बताओ ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल है या ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? जल्दी बताइए। नॉन स्पेसिफिक। कितने लोग को बात समझ आ गई? जल्दी बोलो आगे। हाँ या ना। यस सर। अब जरा हम बात कर रहे हैं केमिजॉर्प्शन की। मैंने कहा कि अगर मेरे को आयरन पे रस्टिंग करनी है तो रस्टिंग के लिए कंडीशन बोलो, कंडीशन क्या होती है आयरन की रस्टिंग के लिए? मॉइस्चर, एयर। उस पे क्या होना जरूरी है? आयरन की सरफेस पे क्या जरूर दोगे तो आयरन रस्ट करेगा?
आयरन की सरफेस पे वाटर का होना जरूरी, से मॉइस्चर कह देते हैं, है ना, एयर का होना जरूरी है, और क्या कहते हैं, अगर कोई एसिड डाल रहे हो तो एसिड की प्रेजेंस में भी रस्टिंग होती है, बेस डाल रहे हो तो बेस की प्रेजेंस में भी रस्टिंग होती है। इनके अलावा अगर मैं आयरन पे कुछ लगा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने कहा पेंट कर दूं आयरन के बॉडी के ऊपर, तो क्या वो रस्टिंग कहलाएगी? क्या वो रस्टिंग कहलाएगी? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं। तो रस्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है जो आयरन मेटल पर हो रही है और उसकी सरफेस पे हो रही है, और उसको होने के लिए मुझे स्पेसिफिक सब्सटेंस चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो बताओ ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? सर स्पेसिफिक है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अब मैं किसी रिएक्टेंट को, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, मैं किसी रिएक्टेंट को सरफेस पर चिपकाना चाह रहा हूं, बॉन्ड पहले ही कैसे हैं? जल्दी बोलिए। बॉन्ड वीक हैं। तो अगर Weak मैं bond. टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो आपके हिसाब से बताओ एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में घट जाएगी। वेरी गुड। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन आपका कम हो रहा Decrease हो है। एम आई क्लियर टू ऑल? क्यों? हाँ जी सर। क्यों? Yes. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक मेटल की सरफेस पे, अभी पढ़ा था ना हमने, निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन चिपक रहा है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? गैस है। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले से ही कैसी होती है? हाई। हाई होती है। ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ? निकल की सरफेस को हीट कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ गैस को चिपकाना सरफेस के ऊपर आसान होगा या मुश्किल होगा? आनंद, आनंद बताइए जरा, गैस के पार्टिकल का चिपकना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्यों होगा बताइए? क्योंकि वो भी तो अपनी एनर्जी देंगे, उधर से उसके पास भी एनर्जी, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को। रिफ्लेक्ट नहीं, पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? गैस के पार्टिकल्स की बढ़ रही है। अगर बढ़ गई तो चिपकने का रेट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जबकि टेम्परेचर यहां देने पर, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा हूँ, किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर दे रहा हूं, तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है? सोच के बोलना, तुक्के मत मारना। तो केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का देने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। कैसे पहचाना आपने बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। जो केमिकल रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी थी हमने ये बात, हमेशा रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या नहीं करते? सर और कोलिजन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? आप सभी जानते हो, इंटरमीडिएट, यानी कि एक ऐसा बीच का कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं? रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जो कोलिजन्स हो रही थी पहले, चाहे वो अपने अपने रेट से हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कोलिजन्स बढ़ गई, और जितनी कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, समझ जाइए उतना ही इंटरमीडिएट फॉर्म करने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के चांसेस जितने जल्दी हो जाते हैं उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी सर। सभी बच्चे बताएं। ये चैप्टर ना थ्योरी है बच्चों, इसको साथ साथ याद कर लोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, साथ साथ इस चीज को कवर करते जाइएगा। क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट समझ आ गए सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, अगर मैं इसी मार्कर वाले, जिस बोर्ड पे मार्कर से लिख रहा हूं, मैं अभी लिखा हुआ था, मैंने इसे रब नहीं किया, मैंने अभी रेड पेन से लिखा हुआ था, मैंने येलो पेन से लिखना शुरू कर दिया इसके ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, मैंने पिंक पेन ले लिया, पिंक से लिखना शुरू कर दिया। लिख तो मैं सरफेस के ऊपर ही रहा हूँ, आया ना? यस सर। जल्दी बोलिए, लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? यस सर। और अब मैंने Yes, इसके sir. ऊपर ब्लू पेन से लिखना शुरू कर दिया, यानी कि मेरे ऊपर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अलग अलग कलर्स एज एन एड्सॉर्बेट चिपक रहे हैं। और ये जो एड्सॉर्बेट हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एड्सॉर्बेट मल्टी लेयर फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर।
तो इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। हाँ जी सर, यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर आयरन के टॉप लेयर पर रस्टिंग लगी होती है तो क्या मैं ये कहता हूं कि आयरन के अंदर तक रस्ट लग गया? नहीं सर। नो सर। वो लेयर जब तक पाउडर नहीं बन जाती, पाउडर बन के वो नीचे डस्ट की पाउडर गिरता नहीं है, वो लेयर अंदर नहीं पहुंचती। आप समझ रहे हो ना? लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर रस्ट चलती है, इसीलिए आयरन के पीस को खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जब एक लेयर आयरन के ऊपर रस्ट लगी होती है तो ध्यान रखना कभी दूसरी लेयर नहीं लग सकती। पॉसिबल है क्या? जल्दी बोलो। जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, पूरी सरफेस पर एक लेयर बनी है, तो क्या और जगह है केमिकल रिएक्शन होने के लिए? नो सर। क्या और कोई तरीका है जो आके इस सरफेस पे चिपकेगा? नहीं, कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट और समझ आता है हमें कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है उसमें मल्टी लेयरिंग पॉसिबल है, लेकिन जो आपकी केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें मल्टी लेयरिंग पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा आपकी यूनिलेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? यूनिलेयर। एम आई क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का? हाँ या ना? यस सर। लिख पाओगे इसका आंसर अगर आपसे पूछ लिया कि डिफरेंस क्या है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में? राइट एंड 3 और 4 पॉइंट्स कर पाओगे? यस हाँ सर। जी सर। एक पॉइंट हम और भी कर सकते थे जो उसकी डेफिनेशन से निकल के आता है और आपको आता भी है वो पॉइंट। बताओ एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? ये बताओ मुझे पहले, एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? फिजिकल नहीं, एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है ना। ये पॉइंट यहाँ ना लिखकर नोट में लिख लेंगे, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस करने के लिए। एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? सरफेस फिनोमिना। जबकि एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? आंसर क्या लिख कर आओगे? बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन सरफेस है, एब मतलब अंदर चला गया, एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना, अंदर की बात चल रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। हाँ जी सर। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की सिमिलरिटी के नोट के बाद और इस डिफरेंस के बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो पूछता है, इतना हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन का, लेकिन एड्सॉर्प्शन का नॉर्मल लाइफ में यूज कहाँ होता है? हमने तो कहीं नहीं देखा नॉर्मल लाइफ में यूज। इसका आंसर है हमने बहुत जगहों पे देखा है इसका यूज, मगर कभी सोचा नहीं कि एड्सॉर्प्शन का यहाँ पर रोल क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग जब कोई भी शूज खरीदते हैं, जैकेट्स खरीदते हैं, बैग्स खरीदते हैं, आजकल जो भी चीज खरीद रहे हैं उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट निकल के आता है, आपने देखा होगा। इस तरीके का एक छोटा सा पैकेट होता है जैकेट्स में और उसमें पुड़िया सी बनी होती है छोटी सी। बताओ उस पुड़िया में क्या प्रेजेंट होता है? क्यों डली होती है वो बैग्स में, जैकेट्स में, जूतों में? क्यों डालते हैं? क्या होता है उसके अंदर? ताकि सर खराब ना हो। खराब किससे खराब होता है? वो बैग किससे खराब होता है? जूते किससे खराब होते हैं? किससे खराब हो रहे होते हैं? मॉइस्चर से। मॉइस्चर से। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो पाउच आपको मिलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं सिलिका जेल पाउचेस। कौन से पाउचेस? सिलिका जेल के पाउचेस। और इनका एक ही फंक्शन होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल एज अ डीह्यूमिडाइजर। वर्ड समझ रहे हो? डीह्यूमिडाइजर मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी को कम कर देने वाला। बहुत बढ़िया। जो ह्यूमिडिटी है, जो कमरे के अंदर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, जो कपड़े के अंदर ह्यूमिडिटी है, क्योंकि जब भी कोई चीज खराब होती है ना, जनरली मॉइस्चर की वजह से ही होती है। अगर उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले कोई, अपने ऊपर टाइटली पैक कर ले और उस मॉइस्चर को फ्री ना होने दे, तो हम उस चीज को बचा सकते हैं खराब होने से। और ये प्रॉपर्टी शो करता है सिलिका जेल। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। ओके। आपने कहा चलो सर ये समझ आया कि ये डीह्यूमिडाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिलिका जेल का। क्या कोई और भी फंक्शन है एड्सॉर्प्शन का? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जितने भी कोल माइनर्स होते हैं, कोल माइनर्स मतलब जो कोयले की खान में जाके माइनिंग करते हैं, आप जानते हो जनरली सबसे ज्यादा खतरनाक कोयले की माइन में जाकर माइनिंग करना होता है। कारण बहुत सारे हैं। एक तो कोयले की जो माइन होती है पानी भरता है उसके अंदर, एक तो इस रीजन से खतरनाक होती है।
दूसरा, कोयले की माइन में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी प्रेजेंट है या नहीं? है या नहीं? सर अब ऑब्वियस ही बात है, कोल माइनर है, कोई साइंटिस्ट तो है नहीं जिसको आप पूरा अपैरेटस दे के अंदर भेजोगे, वो भी कोयले की माइन में खुदाई के लिए। क्योंकि अगर आप पूरा अपैरेटस दोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर दोगे, तो मुझे लग रहा है जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग होगी बहुत हाई हो जाएगी। तो कोयले की माइन में खुदाई करने के लिए भी, उस कोल गैस से बचने के लिए भी आंसर किसने दिया? कोल नहीं दिया। क्या दिया आंसर उसने? जनरली जितने भी कोल माइनर्स होते हैं, इनके जो मास्क बनते हैं, ये मास्क बन के एंटर होते हैं। जो हम लोग आज N95 मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोल माइनर्स को मास्क लगाकर जाना होता है। इनके मास्क के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये मास्क समझ लो, इनके मास्क के अंदर की तरफ, अंदर की जो कोटिंग होती है वो एक्टिवेटेड चारकोल की होती है। चारकोल पाउडर एक्टिवेटेड चारकोल की होती है। और एक्टिवेटेड चारकोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बताऊंगा कैसे, और उसका आजकल के लिए यूज क्या, वो बताऊंगा आपको मैं। एक्टिवेटेड चारकोल ना पोरस होता है। एंड व्हाट इज पोरस? आप जानते हो पोरस क्या होता है? जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इन पोर्स का बाय नेचर बेनिफिट क्या होता है? जितनी भी हैवी गैसेस हैं, हैवी मतलब जो हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, उनको सब बाय नेचर ही उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, इनको हम लोग हैवी गैसेस कहते हैं। जितनी भी हैवी गैसेस हैं, हैवी गैसेस के पार्टिकल इस सरफेस पर, इस चारकोल की लेयर के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। और जितने छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ये इस पोर में से पास हो जाती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर ऑक्सीजन गैस इस मास्क में से पास हो पा रही है, जैसे आप लोग आजकल इस्तेमाल करते हो N95 मास्क, जो किसको प्रिवेंट कर रहा है? कोरोना के वायरस को प्रिवेंट कर रहा है। इसका मतलब जो उसमें लेयरिंग की है, किसको रोक रहा है? वो कोरोना के वायरस को रोक रहा है। किसको नहीं रोक रहा? ऑक्सीजन गैस को नहीं रोक रहा, एयर में से ऑक्सीजन लेने से हमें रोक नहीं रहा। तो सेम कहानी, एक्टिवेटेड चारकोल जो अंदर लाइनिंग हुई हुई है, उसका फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, जो उस पर्टिकुलर माइन में हार्मफुल गैसेस हैं, उन्हें वो सरफेस के ऊपर चिपका देता है। और जो नॉर्मल गैस बॉडी को चाहिए, ह्यूमन बॉडी को चाहिए, उसे वो अलाउ कर देता है पास होने के लिए। इसीलिए वो इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के जो है, ब्रीदिंग भी उसकी प्रॉपर होती है, वो काम करके वापस भी आता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल? कोल माइनर्स का समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही हैं? फिर से बोलो। मुझे वाला समझ नहीं आ रहा है। फिर से एग्जांपल में देता हूँ बेटा। कोल माइनर के मास्क का मैं फ्रंट व्यू दे रहा हूँ आपको। मैं ये फ्रंट व्यू है मान लो, ठीक है। इस मास्क के अंदर हमने क्या किया है? लेयरिंग कर दी है पहले से। ये मान लो जो ब्लू कलर की कोटिंग मैं कर रहा हूँ, ये एक्टिवेटेड चारकोल की लेयरिंग। सिर्फ एक लेयर नहीं होती, बहुत लेयर्स होती है। अब यहाँ से पास होने वाले जो एरो है, ब्लैक एरो, वो है ऑक्सीजन गैस। तो एक्टिवेटेड चारकोल लगाने से इसमें पोर्स तो रहे होंगे, ऐसा नहीं कि पोर्स नहीं है, पोर्स तो रहेंगे ही। किसी की भी लेयरिंग करो, पोर्स तो रहेंगे। इन पोर्स में से कौन पास हो पाता है बेटे? ऐश्वर्या? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इसमें से आसानी से पास हो पाती है, ठीक है। और ये इंसान का समझ लो फेस है, ये जो मास्क लगा हुआ ना, ये इंसान का फेस है। तो उसके मुंह में, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस आसानी से जा पा रही। लेकिन कौन से गैस के पार्टिकल नहीं जा पा रहे? ये जो मैंने बड़े बड़े बनाए हैं गोले, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैवी गैसेस जो प्रेजेंट है कोल माइंस के अंदर, ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स इस पोर में से जो है पार नहीं कर पाते, और पार नहीं कर पाते तो उस इंसान को जो ब्रीदिंग कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐश्वर्या, बात समझ आ गई? यस सर। ये क्लियर होगा सभी लोगों को? प्लीज कंफर्म करें अगर ये क्लियर हो गया तो। यस ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो इसके आगे की बात समझिएगा। अब कोल माइनर्स के बाद इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी। शुगर में क्या इस्तेमाल होता है? शुगर की प्योरिफिकेशन में क्या इस्तेमाल होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। असल में जब शुगर इंडस्ट्री में शुगर बनती है, तो शुगर के अंदर बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। उस गंदगी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनिमल चारकोल।
आजकल पता नहीं क्या ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या इस्तेमाल करते थे, एनिमल चारकोल। जानवरों की हड्डियां जो होती है ना, वैसे भी आपको पता होगा जब हमारी हड्डियां जलती हैं तो जलने के बाद जो अर्धजली हड्डियां होती हैं, जिसको जैसे कोल को आप जला दो तो उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इंसान की जो हड्डियां होती हैं या जानवर की जो हड्डियां होती हैं उसको जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे वुड का करते हैं, ऐसे ही जानवर की हड्डियों का भी करते हैं। तो जो हड्डी होती है वो बहुत ही बढ़िया पोरस सब्सटेंस होती है, और वो उसका पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं शुगर की प्यूरिफिकेशन में। अब पता नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं नहीं, क्योंकि एनिमल चारकोल बहुत ही बढ़िया जो है एड्जॉर्प्शन करने में काम आता है। जितनी भी गंदगी होती है उस सभी गंदगी को वो शुगर में से एड्जॉर्ब कर लेता है, और इसमें से पास होने वाली फिर जो शुगर लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल रही है वो शुगर क्लियर होती है, वो गंदगी नहीं होती उसके अंदर। एम आई क्लियर टू ऑल? यस हाँ जी सर। यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट काम आप लोगों ने शायद देखा हो, आजकल तो खैर पानियों की टंकी जो होती है, बड़े बड़े पहले सोसाइटीज में टंकी हुआ करती थी बड़े बड़ी, आजकल तो वो टंकी का सिस्टम कम हो गया है एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से। अदरवाइज पहले पहले जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स, ओवर टैंक्स कहते थे जिसको हम लोग, पानी की टंकियां, उन टंकियों में पानी को स्टोर करते थे। एक पर्टिकुलर कॉलोनी को पानी देने के लिए इसी टैंक में से पानी जाता था। तो खड़ा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, तो खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस पानी के अंदर भी गंदगी मौजूद है। इस पानी को साफ करने के लिए क्या करते थे, उसके अंदर बड़े बड़े पीसेस हम डालते थे एलम के। एलम जानते हो आप लोग? फिटकरी, फिटकरी। ठीक है ना। और फिटकरी का फंक्शन क्या होता है, तो बताया आपने से कभी सुना हो फिटकरी करती क्या है? कभी जनरली घर पे देखा हो पापा लोग जब शेव करते हैं, तो आजकल तो खैर रेजर आ गए ऐसे जिससे कटिंग लगता है, लेकिन पहले जब शेविंग करते थे तो कट लगने के चांसेस ज्यादा होते थे, और पेरेंट्स की किट में एलम जरूर होता था, जरूर। क्यों? एलम का दो फंक्शन है, एक तो कहीं पे कट लग गया जहां से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, वहां पे वो फटाफट क्लॉट फॉर्म कर देता है, मतलब उस जगह पे ब्लड जो होता है वो रोक देता है, उसको ब्लड के फ्लो को रोक देता है। और दूसरी बात, फेस पर प्रेजेंट गंदगी जो आपने क्लीन करने की कोशिश करी है ड्यूरिंग शेविंग, वो जो फेस की गंदगी होती है उसको भी वो अपने साथ चिपका लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम कहानी ये एलम पानी के अंदर करता है। पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी एलम की सरफेस पे चिपक जाती है, और एलम उस गंदगी को लेकर पानी की इस टैंकर की सरफेस के बॉटम पे बैठ जाता है, जिससे जो पानी होता है वो साफ हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? सर हाँ जो जी। क्लोरीन होता है फिर वो स्विमिंग यही पूल काम, में बिल्कुल यही काम क्लोरीन भी करता है। यही काम आपका क्लोरीन भी करता है, यही काम आपकी ओजोन टैबलेट्स भी करती है। वो स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन ओनली। ये क्या करते हैं, पानी की गंदगी को लेके सरफेस के बॉटम पे बैठ जाते हैं, और बहुत छोटे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, इसीलिए लगता है पानी बिल्कुल साफ हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ये स्टोरी समझ आ गई आप लोगों को? क्या क्या एप्लीकेशन है आपकी एड्सॉर्प्शन की, कहाँ कहाँ एड्सॉर्प्शन जरूरी इस्तेमाल होता है? एक बार फटाफट जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज कराता हूँ। कोई पूछे व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, आंसर क्या लिख कर आओगे? केमिस्ट्री की Chemistry वो ब्रांच related to the किससे डील कर surface रही है? surface phenomena. एड्सॉर्प्शन क्या होती है? एड्सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट सरफेस पर ज्यादा हो जाता है, हाँ या ना? या कंसंट्रेशन किसी एक सब्सटेंस की सरफेस पर जब ज्यादा हो जाती है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। क्या होता है एड्सॉर्बेट? क्या होता है एड्सॉर्बेंट? जल्दी बोलिए, एड्सॉर्बेट क्या था? तो जहाँ पे absorb होना शुरू कर वो सब्सटेंस जो चिपकने वाला है वो कौन है? absorbate Absorbate. वो सरफेस जिस पर चिपकने वाला है वो कौन है? Absorbent. एड्सॉर्बेंट। यानी कि मीडियम हमेशा क्या होगा? एड्सॉर्बेंट, और जो बॉडी चिपक रही है वो क्या होगी? एड्सॉर्बेट होगी। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? Removal of absorption. बिल्कुल